जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। तो यहाँ पर हम जूनियर असिस्टेंट के तहत जैसे हम जूनियर असिस्टेंट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसी तरीके से आज हम पीईटी 2025 के लिए यह प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और साथियों बात करें समय जो आपका रहने वाला है वह 2 घंटा आपको मिलेगा और इसमें आपका अधिकतम अंक जो आपका रहेगा वह 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपके बात करें कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और अभ्यर्थी को एक सही विकल्प का चयन करना होगा। और साथ ही बात करें इसमें तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर का चयन करते हैं तो 0.25 अंक की आपकी कटौती की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर तैयार होने वाला है, अर्थात हम कवर करने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सपोर्ट करें और अपने भाई को जो है प्यार दुलार ज़रूर दें। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। तो चलिए साथ ही हम जो है जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ हम जो है पीईटी की भी क्लास हम करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पीईटी 2025 से आपका लेखपाल की वैकेंसी आनी है। साथ ही लोअर पीसीएस और विभिन्न तरीके का आपका जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकता है। तो चलिए कवर करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूँ और कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए विकल्प राइट हो जाएगा, महास्नानगार मिले हैं। यानी मोहनजोदाड़ो का शताब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो जिसे सैंधव सभ्यता का, कौन सा सभ्यता साथियों, तो सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता का प्राचीन नगरों में से यह एक था और मोहनजोदाड़ो से यह जो है प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर क्या है, एक आपका और मिला है महास्नानगार मिला है। क्या मिला है, महास्नानगार सैंधव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। इस स्नानगार के मध्य स्थित स्नान कुंड जो आपका कितना था, वह 11 आपका 88 मीटर जो है यह लंबा था। और बात करेंगे आपका 7.01 यह आपका जो था इसकी चौड़ाई थी। और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर जो है यह गहरा था। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें राइट होता है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो खिज्र खां की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर विकल्प बात करेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सैयद वंश। कौन सा वंश साथियों, यहाँ पर विकल्प नंबर हमारा सी राइट होता है, सैयद वंश। देखिए खिज्र खां दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक था और यह आपका 1414 ईस्वी में, कब, तो 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली की सत्ता पर जो है इसने कब्जा कर लिया था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तथा स्वयं को जो है रैयत ए आला घोषित किया। क्या किया साथियों, इसने सुल्तान की उपाधि तो नहीं धारण की लेकिन इसने अपना एक नाम रखा सैयद ए आला, सैयद ए आला इसने अपने आप को घोषित कर दिया। तो सैयद वंश यहाँ पर हमारा दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। तो देखिए इसका भी हमारा जो हो जाएगा 1600 ईस्वी में, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट होता है आपका। बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर बात करें तो 31 दिसंबर, कब साथियों, 31 दिसंबर यहाँ 1600 ईस्वी में हुई थी। यह इस कंपनी ने जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता था, जॉन कंपनी के नाम से। इस कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने, कौन थी, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्षों तक इसे छूट दे दिया था। और भारत में इस कंपनी ने राजाओं की आपसी रंजिश को लाभ उठाते हुए जो है भारत की सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक जो है अधिकार जमा लिया था। इस कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। देखिए मुगल शासक अकबर का शासनकाल था और कंपनी ने भारत की अपनी पहली व्यापारिक जो है कोठी 1612 में, कब, 1612 में सूरत में स्थापित की थी। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा सकता है। तो आगे देखिए चौथा नंबर है, कह रहा है किसके शासनकाल में रुपया नामक सिक्का
प्रथम बार जो है ढाला गया था? तो यहाँ पर बात होगी ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी की। देखिए, शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपया का जो सिक्का था वह भारत में सर्वप्रथम ढाला गया। शेरशाह सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बचपन का नाम फरीद खान था। क्या नाम था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो था वह फरीद खान था और वह आपका बिलाग या कन्नौज के युद्ध में 1540 में, कब? कन्नौज के युद्ध में 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर वह बैठा था और शेरशाह ने 178 कितना 178 ग्राम चांदी का रुपया और 380 क्रेन, क्या चलता था उस टाइम? क्रेन चलता था। तो 178 क्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन जो है तांबे का दाम चलवाया। इसके अतिरिक्त उसने भूमि की मापन के लिए सिकंदर, गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर शेरशाह सूरी इज द राइट आंसर। और पाँचवा नंबर है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से जो है यहाँ पर संबंधित थे? पाँचवा नंबर प्रश्न है और बात करेंगे यहाँ पर पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, परमार। कौन सा? परमार इज द राइट आंसर। यानी धार के राजा जो भोज परमार वंश से संबंधित थे। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। कौन थे? उपेंद्र राज इस वंश के जो है संस्थापक थे, परंतु सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर परमार इज द राइट आंसर। 6 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है किसने इंडिया नेशनल आर्मी यानी INA जो है संगठित की थी? तो 6 नंबर में बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह ने जो है आपकी INA की जहाँ पर स्थापना की थी और सन 1942 में, कब? आपका 1942 में सिंगापुर में की थी। वर्ष 1943 में, कब? तो एक साल बाद इसकी कमान किसने संभाली? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको पुनर्गठित किया और जुलाई 1944 में, कब? जुलाई 1944 में जो है बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना की उत्प्रेरित करने के लिए इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका जो है नारा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि 7 नंबर, स्वाभिमान आंदोलन डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वाभिमान आंदोलन जो है शुरू किया गया था ईबी स्वामी नायकर यानी यहाँ पर रामा स्वामी नायकर, यानी कब शुरू किया गया था? तो आपका 1925 में, 1925 में यहाँ पर शुरू किया गया था और वह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, परंतु इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था और द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता था। आगे है 8वां नंबर, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? यहाँ पर बात होगी आपकी नरनौल रावड़ी। ऑप्शन नंबर ए, देखिए 1857 की क्रांति यानी स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने नारानौल रावड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों को मुकाबला किया। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति के दौरान रेवाड़ी, भेवड़ा और शाहजहांपुर पर अपनी अधिकार कर लिया और नसीबपुर में इनका सामना अंग्रेज सेना से हुआ। इन्होंने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी, परंतु काफ़ी संघर्षों के बाद वह हार मान गए और भागकर अफगानिस्तान चले गए, जहां उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई थी और इन्हें हरियाणा राज्य का जो है नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर ये पूछा जाए हरियाणा राज्य का नायक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर बात करेंगे तुलाराम को। ऑप्शन नंबर ए, नरनौल रेवड़ी इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 9 नंबर पे और कह रहा वर्ण की जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? तो वर्ण की जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? तो यहाँ पर बात होगी 9 नंबर प्रश्न की। तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। वर्ण की जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी का था। उन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन निकाला था। क्या निकाला था? देखिए, हरिजन भी पूछा जाता था कि गांधी द्वारा जो है पत्रिका कौन सी थी, तो हरिजन पत्रिका थी। उन्होंने क्या किया?
तो 15 अगस्त। कब? तो 15 अगस्त आपका 1936 को प्रकाशित किया था हरिजन पत्रिका का। और इस पत्रिका में उन्होंने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। उन्होंने यह लिखा कि भीमराव अंबेडकर को उस बयान पर लिखा गया जिसमें अंबेडकर जी ने कहा कि वर्ण व जाति एक ही है। तो यहाँ पर हमारा महात्मा गांधी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 10 नंबर है यहाँ पर, और कह रहा है कलाम ए नारंग डैश डैश द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। यहाँ पर 10 नंबर की बात करेंगे, सैयद ए गुलाम भीख। ऑप्शन नंबर देखिए 10वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कलाम ए नारंग सैयद गुलाम भीख द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन था। यह संकलन वर्ष 1982 में कराची के पाकिस्तान से यह जो है प्रकाशित किया गया था। इसका पहला संस्करण जो आपका आया था वह 1907 में आया था। 1907 में आया था। और दूसरा संस्करण इसका जो आया था, दूसरा संस्करण कब आया था? 1917 में आया था। और तीसरा संस्करण आपका मोइनुद्दीन अकील द्वारा वर्ष 1982 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध और शुक्र हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बुध और शुक्र हैं। यह दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए यह क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बनी संरचनाओं को सौरमंडल कहते हैं, जिसमें सूर्य केंद्र पर होता है और जिसकी परिक्रमा सौरमंडल के अन्य जो है ग्रह करते रहते हैं। आगे 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोटो बेटा चोटी स्थित है? तो डोटो बेटा जो है पर्वत श्रेणी कहाँ किस चोटी पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर बात होगी नीलगिरी पहाड़ियों पर। देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन इस स्थल नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इस पहाड़ी की सर्वोत्तम जो चोटी है वह आपका डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे आपका 2637 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर कौन सा है? 13 नंबर में यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात होगी आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यह और अगर बात करें लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, इसका क्षेत्रफल आपका 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर है। और इसका बात करेंगे, इसमें अगर बात करेंगे देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। पहला जो आपका है वह दिल्ली है। कौन है? पहला यहाँ पर आपका दिल्ली है। दूसरा जो आपका है यहाँ पर चंडीगढ़ है। और तीसरा जो आपका यहाँ पर लक्षद्वीप है। कौन है? यहाँ पर लक्षद्वीप है। चौथा जो है आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और पांचवा जो आपका है वह दादर और नागर हवेली है। क्या है? दादर और नागर हवेली है। और छठवां जो आपका है वो पौंडुचेरी है। क्या है? पौंडुचेरी है। और सातवां जो आपका यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर है। क्या है? जम्मू एंड यहाँ पर कश्मीर है। और आठवां जो आपका है वह लद्दाख है। तो यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो आपका लक्षद्वीप। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है हमारा 13 का करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश हमारा कैसा दिखाई पड़ता है? ये आपका बिल्कुल काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल की जो है अस्तित्व नहीं होता है तो आकाश हमारा बिल्कुल काला दिखाई पड़ेगा। और वायुमंडल अनेक गैसों और जलवाष्प का जो है मिश्रण होता है। इसी वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर रोक ली जाती हैं। इस वायुमंडल के कारण ही जो है प्रकाश की किरणों का आपका प्रकीर्ण यानी छितरा हो जाता है, जिससे आकाश जो है हमें चमकीला दिखाई देता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी ब्लैक इज द राइट आंसर। 15 नंबर है, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। उनका स्थानीय नाम आपका सुइस है। यह भी सही है। और यह एक आंध्र प्रजाति है तो सही है। यानी विकल्प नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर में। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यहाँ पर
जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश डैश की रीढ़ की हड्डी है। जजमानी, तो देखिए ये आपकी है अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की। जजमानी प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जो है आदेश का रीढ़ की हड्डी है। यह प्रणाली भारत के गांव में सबसे उल्लेखनीय रूप से और आर्थिक प्रणाली थी, जिसमें निचली जातियों और उच्च जातियों के लिए विभिन्न कार्य और बदले में अनाज और अन्य सामग्री यहाँ पर प्राप्त किया जाता था। यह एक विभिन्न प्रणाली थी जो वर्तमान में यह प्रणाली जो है समाप्त हो चुकी है। 17 नंबर है, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना डैश डैश की परत है। तो यहाँ पर बात होगी 17 नंबर की। तो यहाँ पर आपका जो है 3 कौन से विकल्प नंबर यहाँ पर बी का 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि निजी क्षेत्र को सौंपी गई योजना का संरचना 3 परत है। इसमें त्रिस्तरीय योजना के अंतर्गत विकास की आधुनिक मॉडल तैयार करने की बात कही गई है, ताकि राज्यों में प्रभावी विकास कार्यक्रम को नई दिशा दी जा सके। 18 नंबर है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए नासिक में है। कहाँ पर? भारतीय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भारत के महाराष्ट्र राज्य के, कहाँ पर? भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक में स्थित है। यह एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन भारत लिमिटेड के मुख्य सहयोगी के रूप में यह कार्य करती है। और अगर इस सिक्योरिटी में बात करें साथियों, तो देखिए यहाँ पर प्रेस में पासपोर्ट, वीज़ा, डाक टिकट, पासपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय पत्र और अदालत शुल्क आदि टिकटों का यहाँ पर जो है मुद्रण किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि आपका मनरेगा का विस्तृत रूप क्या होगा? मनरेगा का विस्तृत रूप क्या होगा यहाँ पर? तो मनरेगा का विस्तृत रूप होता है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी और इसे नरेगा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के बंदरावली ज़िले में शुरू की गई, जो कि आंध्र प्रदेश के बंदरावली ज़िले में 2009 में इसे शुरू किया गया था और इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार, कितने दिन का? 100 दिन का यहाँ पर रोजगार देने का प्रावधान है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होना चाहिए। 33% इज द महिलाएं इसमें शामिल होना चाहिए। इस योजना में कार्य की अवधि 7 घंटे है। कितना? 7 घंटे हैं और सप्ताह में 6 दिन होगी। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य के मध्य अनुपात होना चाहिए आपका 90.10 का रेशो यहाँ पर केंद्र और राज्य का जो है अनुपात होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका 19 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर कह रहा है सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताना है आपको। तो यह आपका क्या है? गरीबी। क्यों? क्योंकि भारत अन्य किसी भी अल्प विकसित और विकासशील देश की सबसे बड़ी गंभीर सामाजिक समस्या गरीबी मानी जाती है, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या की बात करें तो 21.9% आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं और यह आंकड़ा आपका 2011 का है। और कह रहा है यहाँ पर आगे 21 नंबर वित्त आयोग जो है 21 नंबर में वित्त आयोग क्या है यहाँ पर? तो वित्त आयोग पंचवर्षीय योजनाओं बनाता है, नहीं है, और मौद्रिक नीति तैयार करता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। क्या करता है वित्त आयोग? तो यहाँ पर बात करेंगे 21 नंबर की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल आपका 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों और संसाधनों का जो है बंटवारा करना है। 22 नंबर कह रहा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इसे जो है संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 141, कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया विधि या कानून को भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद
124 से लेकर आपका 167 तक राज्य कार्यालयों की चर्चा की गई है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल भूमिका होती है। आगे देखिए, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में, किसमें? तो आपका भाग 6 में यह अनुच्छेद 153 में, भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका का चर्चा की गई। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल की भूमिका होती है। तो सर रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? कोई बात नहीं। 24 नंबर देखिए, कह रहा मौलिक अधिकारों के संचलन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपके राष्ट्रपति के पास। किसके पास? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपका राष्ट्रीय आपात की स्थिति अनुच्छेद आपका 20 में, अनुच्छेद 20 में जो है 21 जोड़ दिया गया है। 21 जोड़कर जो है शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, कह रहा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु डैश प्राप्त होनी चाहिए। तो लोकसभा को अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और देखिए, लोकसभा सदस्य का निर्वाचन के लिए आवश्यक और भी उसके पास मापदंड होना चाहिए, जिसके तहत वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और वह किसी सरकारी जो है पद का लाभ ना ले रहा हो। तो ये सब शर्तें होनी चाहिए उसके पास, अभी वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर 26 नंबर, कोरियोलिस बल डैश पर आधारित है। तो कोरियोलिस बल डैश पर आधारित है। तो आपका जो है ध्रुवों पर, किस पे? ध्रुवों पर। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का आभासी बल जो उत्तरी गोलार्ध में गतिमान वस्तुओं को अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित करता है, कोरियोलिस बल कहलाता है। विद्युत रेखा पर यह बल शून्य हो जाता है, जबकि ध्रुवों पर आपका अधिकतम हो जाता है। 27 नंबर है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी जो होती है वो आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो यह जो आपके न्यूटन के प्रथम नियम, कौन सा? देखिए, गतिशील बस के अचानक ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह आपका आज क्या है? तो न्यूटन के प्रथम नियम का कारण है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि एक समान गति की ओर अवस्थित है तो एक समान गति की अवस्थित रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो यह न्यूटन की प्रथम नियम अर्थात जड़त्व का नियम कहलाता है। आगे है 28 नंबर, और कह रहा है कि बोरेक्स डैश के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है 28 नंबर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्राइन। अब ब्राइन क्या होता है? ब्राइन बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ब्राइन आपका एक उच्च सांद्रता वाला नमक होता है। बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका एक रासायनिक सूत्र होता है आपका, देखिए Na2B4O7 और आपका O7 10H2O, ये आपका ब्राइन का जो है यहाँ पर सूत्र होता है। और अगर इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। आगे है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में जो है वृक्क में आरंभिक निस्संदन डैश लीटर प्रतिपादन का लगभग होना चाहिए। तो यहाँ पर 29 नंबर में बात करेंगे तो आपका 180 कितना? देखिए, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृक्क होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। वृक्क अर्थात हम उसे किडनी कहते हैं, जो उदर गुहा के पृष्ठभाग में डायफ्राम में नीचे और केसरुदंड के दोनों ओर जो है दाएं बाएं स्थित होते हैं। और यह वृक्क एक दिन में
180 लीटर, कितना 180 लीटर अल्ट्रा फर्मेंटेड उत्पन्न करता है। और 30 नंबर है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो शायद ये क्वेश्चन आप सब जानते होंगे कि 7.4 होता है। कितना, मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता और क्षारता का एक माप होता है। किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन यानी H पे आपका पॉजिटिव की सांद्रता के विलयन का लघुगणक होता है। आगे है, कह रहा है कि एक 6 अंकों की संख्या ABCDEF बनाने के लिए आपको अंक 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक एक बार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि 3 अंकों की संख्या ABC 4 से विभाजित होता है और BCD 5 से विभाजित होता है, CDE 3 से विभाजित होता है, DEF 11 से विभाजित होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए आपका क्वेश्चन तो आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे जैसे विकल्प नंबर की बात करें तो आपका अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ए का आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, बी का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का यहाँ पर 2 हो जाएगा, सी का यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वह 4 हो जाएगा, और डी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ई का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और एफ का यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ए बी सी का हम लें तो ए बी और सी, ए बी सी का लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 324 और सी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी अब इनको अगर हम ऐड करें तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 से 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या करें हम, तो देखिए यहाँ पर आपका ए बी सी प्रश्नानुसार देखें तो ए बी सी यह आपका कितना है 324 हो जाएगा, और भाग अगर इसे हम करें 4 से भाग करें तो आपका 81 हो जाएगा। अब 81 में ये आपका पूरा तरह आपका विभाजित हो जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या है, बी और सी और डी है, क्या है बी सी डी है, और इसका वैल्यू आपका 5 दे रखा है, कितना इसका वैल्यू 5 है। तो इसे अगर हम बी सी डी को यहाँ पर 5 से डिवाइड करें तो आपका 49 बार में आपका पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार आपका क्या है सी डी ई है, सी डी है ई है, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 456 है, कितना 456 है, और सी डी ई का कितना है तो सी डी ई का 3 है, सी डी ई का 3 है, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरा टोटल 152 बार में, कितना 152 बार में पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार आपका कितना है डी ई एफ है, डी ई एफ है। अब इसका जो है क्या है आपका 561 है, 561 है, तो इसका जो है डी ई एफ का आपका 11 है। अब इसे हम 11 से जो है यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में यह डिवाइड होगा तो आपका 41 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पूरा शर्त को देखें तो 32, 45, 61 ये हमारा जो है वह संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त मान यानी प्राप्त भिन्न यहाँ पर 7/42 हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर वह संख्या हम x घटाते हैं, क्या करते हैं वह संख्या यहाँ पर x घटाते हैं। प्रश्नानुसार आपका कितना दे रखा है 5/14 दे रखा है, 5/14 दे रखा है। अब इसमें हमें क्या घटाना है -x वहाँ पे हमें जो है घटाना है। तो प्राप्त मान कितना हो जाना चाहिए 7/42 हो जाना चाहिए। तब यहाँ पर देखिए x बराबर आपका हो जाएगा, हम इसे पक्षांतर कर देंगे, 5/14 को इधर लाएंगे माइनस 7 यहाँ पर 42 हो जाएगा, 7/42 हो जाएगा। तब देखिए x बराबर यहाँ 42 को हम क्या करेंगे 42 का हम जो है एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका 15 ऊपर आपका हो जाएगा आपका 15 अब माइनस का 7 हो जाएगा, 15 माइनस का 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 आपका यह 42 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे 2 से काट देते हैं, 2 से काट देंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और 21 दूना यह 42 हो जाएगा, 4/21 हो जाएगा। तो 4/21 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 39 69 दे रखा है, और यहाँ पर आपका
क्वेश्चन मार्क पर जो है क्या संख्या आएगी, या -19 बराबर 107 है। अब देखिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अब 3969 किसका स्क्वायर है, यहाँ पर बात करेंगे ब्रैकेट में, तो आपका 3969 यहाँ पर किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है आपका 63 का, किसका, आपका 63 का यह स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट से निकालेंगे तो यह 63 हो जाएगा, और नीचे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 107, 107 और प्लस आपका लग जाएगा आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन मार्क का हमें वैल्यू याद करनी है, तो क्वेश्चन मार्क को इधर लाएंगे, और ये आपका, तो यहाँ 63 से आपका आपका क्या हो जाएगा 63, और बटे का आपका कितना हो जाएगा 107, और आपका 19 जोड़ेंगे 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। और यह 63 एकम 63, 63 दूना आपका 126 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2, इसका जो है यहाँ पर, अब ब्रैकेट यहाँ पर हटेगा, ब्रैकेट यहाँ से हटेगा, तो इस पर आपका स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए एक का आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका मान 1/4 आपका 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 34 नंबर है, यदि 3 पे एक्स माइनस 1 बराबर इसका 18 हो, तो एक्स पे एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा साथियों, 34 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा, और कमेंट में आपको बताना है कि एक्स पे एक्स का मान क्या आएगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 34 नंबर का, और कमेंट में ज़रूर इसका जो है रिप्लाई कीजिए। आइए आगे देखते हैं, और यहाँ पर आपको एक समीकरण देना है, दिए रखा है, और इसे आपको जो है हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 36 - 2, और ब्रैकेट में आपका 20 + 12, और भागा आपका 4, गुणे 3, माइनस का 2, और गुणे आपका 2, ब्रैकेट बंद, प्लस आपका यहाँ पर 12 दे रखा है, और बराबर के आगे क्वेश्चन मार्क करके आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना है 36 है, 36 - 2, और यहाँ पर जैसे ही हम 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 3 कितना है 3 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका 20 प्लस आपका 3 × 3 हो जाएगा, माइनस का 2 × 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बराबर प्लस करके आपका 12 लिख देंगे। अब इसके बाद बोर्ड मास का हम नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोर्ड का मास का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर 36 माइनस का 2, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो यहाँ पर 20 प्लस 3 × 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आपका 2 दूना कितना हो जाएगा, या माइनस का 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और प्लस का आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 36, और उसके बाद क्या हो जाएगा 20, और 4 आपका कितना हो जाएगा 24, और 9 आपका जुड़ेगा, और 12 जुड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 है, ये है, तो ये आपका 36 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, और प्लस प्लस का 12 आपका इधर आ जाएगा, 12 इधर हो जाएगा, तो 36, तो 36 12 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, कितना माइनस का 2, विकल्प नंबर आपका बी में है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। एक अर्क का आपका अर्क का यहाँ पर इंद्र लिखा है, क्या लिखा है, अर्क का यहाँ पर इंद्र लिखा है। तो अनेकार्थी शब्द अर्क का दूसरा अर्थ यहाँ पर सूर्य होता है, क्या होता है यहाँ पर, दूसरा अर्थ यहाँ पर सूर्य होता है। और अर्क के अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे आपका सत्व, एक आपका सत्व होता है, क्या होता है, एक आपका सत्व होता है, सत्व के बाद आपका एक तांबा होता है, यहाँ पर तांबा होता है, तांबा के बाद आपका एक क्या होता है
तांबा के बाद आपका स्फटिक होता है। क्या होता है? स्फटिक होता है। स्फटिक होता है। स्फटिक के बाद आपका मदार होता है। क्या होता है? मदार होता है। और आपका काढ़ा भी होता है। काढ़ा भी होता है और आपका रविवार भी होता है। आपका यहाँ पर जो है अर्क का अर्थ है। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर श्रम कैसा लिखा जाएगा? तो वर्तनी की दृष्टि से श्रम जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है यही बिल्कुल आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 38 नंबर है निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वह चतुर्लोमड़ी पहाड़ पर है। तो ये तो नहीं होगा। हमारा पहला नौकर ईमानदार था। तो ये हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। देखिए जो विशेषण विशेष की बात प्रयुक्त होता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। हमारा पहला नौकर ईमानदार था, इस वाक्य में ईमानदार विशेषण है और नौकर जो है उसका विशेष से प्रयुक्त हुआ है। और पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्लेखन में, तो पुनर्लेखन में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है? 39 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए उपसर्ग जो होता है वह अभिकारी शब्दांश होता है जो किसी सार्थक शब्द से पूर्व जुड़कर उसका अर्थ और माप में परिवर्तन करता है। तो जैसे आपका लेखन, लेखन शब्द में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका पुनर, कौन सा हो जाएगा? पुनर यहाँ पर जो है शब्द बनेगा। 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है? तो 40 नंबर में बताना है आपको शब्द। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें ज्यों का त्यों जो है प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम जो है तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका हरिद्रा, हरिद्रा का अर्थ होता है आपका हल्दी। क्या होता है? हल्दी। आगे देखिए यहाँ पर 41 नंबर में फिल इन द ब्लैंक वेरी आपका अप्रोप्रिएटेड प्रोपोजिशन द पैलेस इन इन्फेस्टेड डैश डैश आपका पॉइजनस स्नैक्स। तो इसमें आपको जो है ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक बाई अप्रोप्रिएट आपका प्रोपोजिशन दिस पैलेस आज इन फ्यूचर डैश डैश आपका पॉइजनस स्नैक्स। यानी यह कह रहा है कि यह स्थान, क्या कह रहा है कि यह स्थान जहरीले सांपों से क्या है। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? विथ लगना चाहिए, इन लगना चाहिए, फ्रॉम लगना चाहिए या बाय लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें आपका विथ लगना चाहिए। विथ क्यों लगना चाहिए? क्योंकि यह स्थान जहरीले सांपों से भरा हुआ है। तो द पैलेस इन इन्फेस्टेड डैश डैश पॉइजनस स्नैक्स, यानी यह स्थान जो है जहरीले सांपों से भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विथ यूज करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर 42 नंबर में कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड बताना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मॉन्स्टर्स क्या मतलब होता है? भयानक, भयानक या आपका राक्षस। क्या होता है? भयानक या आपका राक्षसी। तो यहाँ पर आपका मॉन्स्टर्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपका 43 नंबर है और कह रहा है चूज द करेक्ट विच द कैन सब्स्टिट्यूटेड ऑफ द गिवन सेंटेंस। 43 नंबर में आपको उस विकल्प का चुनाव करना है जो दिए गए विकल्प में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है एन ऑब्जेक्ट और आपका प्रोएशन सेविंग एज ए सैंपल, यानी एक वस्तु या भाग जो नमूने के रूप में काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी कहते हैं आपका स्पेसमैन। क्या कहते हैं? आपका स्पाइसमैन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर से आपका स्पेसिफिकेशन दे रखा है, इसका अर्थ होता है आपका विनिर्देश। और यहाँ पर आपका स्पिरिटर दे रखा है, इसका अर्थ होता है आपका भूत या छाया। और सी विकल्प आपका स्पेटिकल दे रखा है जिसका अर्थ होता है तमाशा। और आपका स्पेसीमैन का अर्थ होता है यहाँ पर नमूना। क्या होता है? यहाँ पर नमूना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नमूने के रूप में काम करता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका स्पेसीमैन। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 44 से 45 तक रीड द पैसेज और केयरफुली आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड दैट
गांधी जी रिकॉग्नाइज यानी गांधी जी कहते हैं कि आपका वेल ऑल मैन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी सभी मनुष्य को समान अवसर मिलना चाहिए। ऑल डिड नॉट हैव द सेम कैपेसिटी, यानी लेकिन सभी एक जैसे क्षमता नहीं होती है, यानी सभी मनुष्यों में एक जैसी क्षमता नहीं होती है। और सम हैड ऑल एबिलिटी एंड मनी देन, यानी कुछ लोग एक दूसरे से अधिक कमाने की क्षमता रखते हैं। और बट ही बिलीव दैट दोज आर टैलेंटेड वुड वुड ही परफॉर्मिंग टू वर्क सोसाइटी, यानी उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली लोग समाज के कार्य कर सकते हैं और उन्हें अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक हितों में जो है देना चाहिए ही देयर टैलेंटेड विजली विल गांधी जी सेड दैट वुड हैव ए मैन इंटेलिजेंट एंड मनी एंड नॉट सरप्राइज हिज टैलेंट बट हिज व्यू द वर्क ऑफ लार्जेस्ट एर्निंग शुड हैव कॉमन फाउंड दोज आर टैलेंटेड अपॉर्चुनिटी वट आई देयर आपका फुलफॉर्मेंट एंड ट्रस्टेड। गांधी जी एक्सटेंडेड टू कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट आपका ट्रस्टेडशिप ऑफ कवर ऑल फ्रेंड ऑफ लाइफ, यानी यहाँ पर कह रहा है गांधी जी ने माना है कि सभी मनुष्यों को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन सभी में एक जैसी क्षमता नहीं होती है। कुछ लोग दूसरों से अधिक कमाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें कहा कि प्रतिभावानी लोग समाज के लिए कार्य कर सकते हैं और उन्हें अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक हितों में देना चाहिए। यह विचार आपका ट्रीटशिप के सिद्धांत पर आधारित था, जैसे गांधी जी ने सभी क्षेत्रों पर लागू की बात की थी। अब देखिए इससे बनने वाला प्रश्न कह रहा है 44 नंबर में, गांधी जी नेवर आपका बिलीव्ड इन, यानी गांधी जी जो है किस में विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आपका सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक समानता पर, बी कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की समानता पर, और सी कह रहा है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी राजनीतिक समानता पर, और डी कह रहा है कंप्लीट इक्वलिटी ऑफ ऑल रिस्पेक्ट यानी सभी पहलुओं में पूर्ण समानता पर। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कि गांधी जी जो पहलुओं के जो है समानता पर विश्वास नहीं करते थे, यानी कम्प्लीटली इक्वलिटी ऑल रिस्पेक्ट, इस पे जो है गांधी जो है विश्वास नहीं करते थे। आगे कह रहा है 45 नंबर, गांधी जी ट्रस्टशिप कॉन्सेप्ट। तो अब कह रहा है गांधी जी ट्रस्टशिप की संकल्पना क्या है। तो गांधी जी की ऑप्शन नंबर 45 कह रहा है कि गांधी जी की ट्रस्टशिप कॉन्सेप्ट इज, यानी गांधी जी की ट्रस्टशिप की संकल्पना क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए फिलोसफी यानी एक दर्शन शास्त्र, बी कह रहा है कि एप्लीकेबल सोशल लाइफ ओनली यानी केवल सामाजिक जीवन पर लागू, और सी कह रहा है एप्लीकेबल टू ऑल फ्रेंड ऑफ लाइफ यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू, और डी कह रहा है कि आपका आयरेबल्ट टुडे यानी आज के समय में अप्रासंगिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, एप्लीकेबल ऑफ ऑल फ्रेंड्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू हो। गांधी जी के ट्रस्टशिप की संकल्प क्या है, तो जीवन का सभी क्षेत्र आपका जो है लागू हो। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 46 नंबर उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द से जैसे ही वैसे ही संबंधित है जैसा प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो 10 का दशमलव और 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 10 का दशमलव यानी 10 का दशमलव जो होता है वह कंप्यूटर के अंतर्गत 10 जो होता है वह दशमलव पद्धति का आधार होता है। क्या होता है, 10 जो होता है वह दशमलव पद्धति का जो है यहाँ पर दशमलव पद्धति का यहाँ पर आधार होता है। 10 जो होता है दशमलव पद्धति का आधार होता है। उसी प्रकार 2 जो होता है वह आपका ये क्या होता है, तो जो 2 होता है आपका युग्मक यानी बाइनरी सिस्टम का जो है यहाँ पर आधार होता है। क्या होता है, जो 2 होता है वह बाइनरी सिस्टम का आधार होता है। विकल्प बी हमारा युग्मक यानी बाइनरी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे 47 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो बैगनी है, नीला है, गहरा नीला है और सफ़ेद है। तो यहाँ पर हो जाएगा सफ़ेद, क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। वाइट जो है, वाइट रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग इंद्रधनुष में आपके पाए जाते हैं। तो इंद्रधनुष में आपके कौन कौन से रंग पाए जाते हैं, तो बी आई वी जी वाई ओ आर, ये सब जो रंग आपके पाए जाते हैं वह इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, रेड वायलेट और ग्रीन और ब्लैक और ऑरेंज, इस तरह के आपके 7 रंग आपके होते हैं। कौन कौन से, आपका वी यानी वॉयलेट होता है,
बी यानी वायलेट होता है। और उसके बाद आपका क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद आपका इंडिगो यानी आपका इंडिगो गहरा नीला, उसके बाद ब्लू यानी आपका नीला होता है, उसके बाद ग्रीन यानी हरा होता है, येलो यानी पीला होता है, उसके बाद ओ यानी ऑरेंज होता है, और रेड यानी आपका लाल होता है। 7 रंग आपके इंद्रधनुष में पाया जाता है, लेकिन सफ़ेद रंग आपका नहीं पाया जाता है। आगे है, किसी भाषा में यहाँ पर वाटर को इतना लिखा जाता है, ड्रीम को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में आपको यहाँ पर टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए आपका क्या लिखा है, वाटर है, WATER वाटर। तो यहाँ पर वाटर का आपको लिखा है एक्स, उसके बाद आपका क्या है, एक्स के बाद आपका सी है, डब्लू है और आई है, फिर आपका डब्लू है। तो डब्लू से अगर हम एक्स तक जाएं तो डब्लू हमारा 23 पे होता है, एक्स हमारा 24 पे होता है। तो ये आपका +1 हो रहा है, ए से आपका +2 हो रहा है, टी से +3 हो रहा है, और ई से आपका क्या हो रहा है, ई से आपका यहाँ पर 4 की बढ़ोतरी, उसके बाद आपकी 5 की बढ़ोतरी, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो हमसे किसका पूछ रहा है, टाइगर का पूछ रहा है, TIGER टाइगर का पूछ रहा है। तो टी से एक आगे जाएंगे तो आपको यू मिलेगा, क्या मिलेगा, यू मिलेगा। आई से 2 आगे जाएंगे तो आपका के मिलेगा। जी से, जी हमारा 7 पे होता है, 3 आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जे मिलेगा यानी 10 मिलेगा। ई 5 पे होता है, 4 आगे बढ़ेंगे तो आपका आई मिलेगा यानी 9 पे होता है। 5 आर में 5 जोड़ेंगे, आर 18, 5 कितना होता है 23 होता है, 23 पे हमारा डब्लू मिलेगा। तो यू के जे आई डब्लू हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे देखिए आपका 49 नंबर, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। कहाँ पर है, सचिन जो है सचिन जो है आपके 11वें स्थान पर है और दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सचिन बाएं से 16वां हो जाता है और पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो सचिन है, कौन यहाँ पर, सचिन है, उसके बाद आपका कौन है, सचिन, और सचिन बाएं से इस स्थान, उसके बाद राज है, तो उसका 11वां स्थान है और बाएं से, और उसका जो है यहाँ पर 7वां स्थान है। अगर ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ये आपका जो है यहाँ पर राज हो जाता है और यहाँ पर सचिन हो जाता है। तो सचिन जो है यहाँ पर कितना स्थान हो जाता है, सचिन को यहाँ पर 16वां स्थान हो जाता है। यही कह रहा है ना, अगर वह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सचिन बाई से 16वां स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ पर राज का पूर्व क्रम कितना है, राज का पूर्व क्रम और सचिन का नया क्रम, और उसमें से बस आपको क्या करना है, -1 कर देना है। तो यहाँ पर 7 है, उसके बाद प्लस का 16 है और बस -1 कर देना है। तो 16 7 आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और -1 कर देंगे आपका 22 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी विकल्प यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 50 नंबर है, एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3 बजकर 52 मिनट तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि पीरियड होते हैं और प्रत्येक अवधि पीरियड में पहले 4 मिनट का समय एक दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए कि अवधि पीरियड का कितने समय होता है। तो यहाँ पर मान लेंगे पीरियड का जो समय है आपका टी टाइम लगता है, कितना टी टाइम यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर आपका 4 मिनट के लिए आपका टी टाइम छोड़ा जाता है, प्लस का 4, और उसके बाद ब्रैकेट में 4 -1 कर देंगे। तो देखिए इसका आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, इसका जो आपका आएगा थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा, इसका 24 आपका यहाँ पर पंक्ति में 1 मिनट, यहाँ पर 42 मिनट आपका लगेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, इसमें आपका आएगा नहीं, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 1 मिनट 40, हाँ सॉरी 40 मिनट यहाँ पर आएगा, 40 मिनट हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 51 नंबर है, कह रहा है कि 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्फ्रेंस, देखिए आपका कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुभारंभ किया था। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है।
कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो 51 नंबर का यह प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना थी, तो यह आपका सही हो जाएगा। 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और 4 वर्षों यानी 2020 से 24 के अवधि के दौरान चरणबद्ध ढंग से इस योजना के अंतर्गत 6.62 लाख गरीबों को गाँव का कवर किया गया था, तो ये भी सही है। इनके माध्यम से ग्रामीण भारत को भू संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का हक मिला है, तो ये आपका ये भी सही है। लेकिन हमसे कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी विकल्प हमारा यहाँ पर सही नहीं है, यानी 20 अप्रैल आपका 2020 को प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी, ये हमारा जो है इसमें सही नहीं है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष शुरू कर दी गई है? तो 52 नंबर है, यानी आप जानते ही हैं कि आपका सीटेट के जो यहाँ पर आपका जो है अनलिमिटेड कर दिया गया है, यानी आजीवन कर दिया गया है। 53 नंबर है, इनमें से किस महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो ये कौन थी? तो शिवांगी सिंह थी। कौन थी? शिवांगी सिंह थी। और उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में लागू किया गया? तो ये जो आपका जिला था वह आपका सिद्धार्थनगर था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 55 नंबर है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये कौन थी? तो कंगना रनौत थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 56 नंबर है, तो यहाँ पर बात करेंगे आपका बीजिंग यानी चीन में। आगे है, आगे देख रहे कह रहा है कि 2021 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नाभी युद्धाभ्यास एम्पेक्स 2021 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो आपको किया जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जो आपका राज्य है वह आपका तमिलनाडु है। आगे है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। तो ये आपका जो क्या है, तो आपका मनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, मनी। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहर को सरकारी बैंकों को लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित हेतु लाइसेंस जारी किया है? तो 60 नंबर है, और ये जो आपका हो जाएगा अर्बन के ऑपरेटिव बैंक यानी UCB। आगे है 61 नंबर, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह आपका मनाया जाता है कब? तो आपका 2 से 8 अक्टूबर। और कह रहा प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है? तो ये इनके द्वारा जो बजाया जाता है वह सारंगी बजाई जाती है। और विल्मिंगटन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? तो ये आपका होती है कहाँ पर? इंग्लैंड में। कह रहा डैश डैश ने गूगा कथा के संस्करण के एकत्रित करने और भारतीय पुरातात्विक 1895 में प्रकाशित करने का योगदान दिया था। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके विलियम क्रूक थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 65 नंबर है, कह रहा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान यानी मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? तो 65 नंबर है, और यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी मेजर जे एबेक्ट ने। नई दिल्ली के स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान की अभिकल्पना सर एडविन लुटेंस ने की थी। यह उद्यान राष्ट्रपति भवन के पीछे स्थित है, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन का उद्यान प्रतिवर्ष फरवरी के जन साधारण हेतु खोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सर एडविन लुटियंस करेक्ट हो जाएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश डैश द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात होगी आपका UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। और यह चैंपियन ऑफ द अर्थ
पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं। तो एशियन ड्रामा के लेखक आपके गुलनार मिर्डाल हैं। कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुलार मिर्डाल हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ था। कह रहा मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से इरोम चानू शर्मिला को जाना जाता है। किसे? इरोम चालू शर्मिला को जाना जाता है। यहाँ पर विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा गुट निरपेक्ष NAM की देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो गुट निरपेक्ष NAM देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में। कब? 1961 में यह आपका बेलग्रेड आपका कहाँ पर? बेलग्रेड में आपका हुआ था। इसमें आपका 94 देशों ने इसमें जो है भाग लिया था। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? 70 नंबर में बात करेंगे तो लोकसभा के पहले स्पीकर JB मौलंकर थे। और आपके JB मौलंकर यानी गणेश वासुदेव मौलंकर थे। यह वर्ष 1952 से यह आपके 1956 तक यह लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। अब देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। क्या कह रहा है कि इतिहास बताता है कि भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है। चक्रवात, बाढ़, भूकंप, सूखा, इनमें से सभी आपदाएं हैं। देश की 60% भूमि भाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र, जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बनी रहती है तथा 68% यहाँ पर जो है क्षेत्रों में सूखा की आशंका मंडराती है। इससे न केवल हजारों जीवन की क्षति होती है बल्कि भारी मात्रा में निजी और सामुदायिक सार्वजनिक परिसंपत्तियों की यहाँ पर जो है क्षति पहुँचती है। यद्यपि वैज्ञानिक और भौतिक रूप से देश में प्रगति हुई, लेकिन आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी होती नहीं दिखाई देती। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया और यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारी और उनके शमन और बचाव पर जोरदार दिया जा रहा है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन इन धाराओं के फलस्वरूप आया कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा शमन को उचित स्थान नहीं दिया जाता है, विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी नहीं की जा सकती है। भारत के लिए नए दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू है ये आपदा जो है शमन के इस विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले आपदा को नीति ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि निर्धन और वंचित लोग प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी क्षेत्र है। इसमें मौजूद पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास शामिल है। प्रशासक, वैज्ञानिक, योजनाकार, स्वयंसेवक और समुदाय इन सभी बहुआयामी प्रयासों में हाथ बटाते हैं और उनकी भूमिकाएं गतिविधियां आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद महत्वपूर्ण होती हैं। यह सभी गतिविधियां एक दूसरे के पूरक सहायक होती हैं और इसलिए इन गतिविधियों का समन्वय नितांत आवश्यक है। तो ये तो हमारे गद्यांश थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा, ये भी सही है। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया, तो ये भी सही हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है, तो ये तो हमारा सत्य नहीं होगा गद्यांश के अनुसार। कह रहा समन्वय का अर्थ क्या है 72 नंबर में? तो समन्वय का अर्थ होता है सामंजस्य की स्थापित करना। क्या हो जाएगा? सामंजस्य स्थापित करना, यानी 42 का 72 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 73 नंबर, आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित कार्य क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका वैज्ञानिक के क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, यानी ये सभी। आगे है 74 नंबर और कह रहा है कि भारत ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया?
कह रहा क्योंकि इसका उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। और कह रहा क्योंकि आपदा से धन की क्षति में कमी आई है, तो ऐसा तो नहीं है। आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना चाहिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी 74 नंबर में। आगे है 75 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है। तो शीर्षक पूछा जा रहा है आपका 75 नंबर में। तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। आगे फिर आपका एक गद्यांश दे रखा है 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है यदि आप जो राष्ट्र के चुनिंदा व्यक्ति हैं, जो आपका सर्वोत्कृष्ट शिक्षा से संपन्न है, आप अपनी निजी आराम और आपका स्वार्थपूर्ण परियोजनाओं के कारण अपने स्वयं के लिए और अपने राष्ट्रहित के लिए बड़ी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, एक बेहतर निष्पक्ष शासन लाने के लिए, अपने स्वयं के मामलों को प्रबंधन करने में और अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने में एकजुट जो है संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो आपके मित्र हैं आपको झूठा गुणगान कर रहे हैं, हमारे विरोधी सच कह रहे हैं, और तब आपकी बेहतरी के लिए लॉर्ड रिपन की सारी आपकी उच्च आकांक्षाएं निष्फल एवं काल्पनिक है। तब वर्तमान स्थिति में किसी भी सीमा तक प्रगति की सभी आशाएं निराधार हैं। तब तथा आज की स्थिति में वास्तव में भारत को ना तो किसी बेहतर सरकार की ज़रूरत है और ना ही यह उसके काबिल है। केवल तभी जब कि आप ऐसा नहीं चाहते, आप अपने अलग अलग आक्रोश के हमें न सुनाएं, इनमें आप उलझे रहेंगे तथा आपके साथ बच्चों जैसा बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी स्थिति यह बताई है कि अंग्रेज़ों का कार्य करने का ढंग मालूम है। आगे अभी और गद्यांश है, कह रहा है कि अब इस तरह की कोई शिकायत ना लाएं कि अंग्रेज सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर आपका तरजीह दी जा रही है, क्योंकि यदि आप भीतर का वह लोक भावना नहीं, सर्वोत्कृष्ट कोटि का यह सर्व कल्याणकारी समर्पण नहीं है, जिसके चलते आप जनता के हितों के लिए अपनी निजी हितों की आहुति दे दें, वह देश प्रेम नहीं है जिससे अंग्रेजों का उस स्थान पर स्थिति ला दिया जब वह आज उन्हें आपसे ज़्यादा तरजीह दिए जाना ठीक है। यह भी ठीक है और आपका अपरिहार्य है कि वह आज आपके शासक और निश्चय ही है, वह आपके शासक और कर्ता धर्ता तब ही बने रहेंगे जब तक कि आप इन आपके वास्तविकताओं को समझने और उनकी अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आत्म बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा भावना ही स्वतंत्रता और खुशहाली प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग हैं। तो आइए देखते हैं अब हम इससे बनने वाले प्रश्न। कह रहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसको चर्चा नहीं की गई है। तो आपका 76 नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आपकी किसकी नहीं, तो देश प्रेम की क्या है, किसकी चर्चा नहीं की गई है, तो आत्म बलिदान की गई है, निस्वार्थ सेवा भावना की गई है, लेकिन देश प्रेम की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में किस शीर्षक की चर्चा की गई है 77 नंबर में। तो ये आपका किसका, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए, किसके लिए, प्रस्तुत गद्यांश में स्वतंत्रता की चर्चा के लिए यहाँ पर संघर्ष किया गया है। 78 नंबर है, अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है। तो अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है 78 नंबर में, तो आपका अत्याजय क्या हो जाएगा, अत्याजय यहाँ पर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है 79 नंबर में, तो आपका अंग्रेजों को। आगे है किसको संबोधन कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है, तो ये आपको किसको लिखा गया है, भारतीय जनता को। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अब आपको यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलेगा। अब ग्राफ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ आपके लिए हो जाता है। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। और कह रहा है कि 81 से 85 तक नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और उसको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, कह रहा दो विभिन्न कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में कंपनी बी। यहाँ पर क्या है, कर्मचारियों की संख्या दर्शा रहा है, यहाँ पर आईटी और एचआर, विपणन और वित्त प्रशासन। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंपनी बी के विपणन, कंपनी बी
यानी आपका ये त्रिभुज वाले जो आपके इस तरीके से हैं, ये आपके कंपनी बी वाले हैं। कह रहा है कंपनी बी के विपणन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना % है। तो कंपनी बी के विपणन आपके विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या